इज स्किन? स्किन क्या है? ये हमारे जो स्किन में जो हम लोग काम करते हैं ना, ये हमारा फर्स्ट लेसन होता है, एकदम फर्स्ट। पहले तो हम लोग स्किन जानेंगे ना, देन हम लोग फेशियल्स एंड सब कुछ करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट्स है। तो व्हाट इज स्किन? स्किन क्या है? टाइट पूछ रहे हैं यार। नहीं, टाइट नहीं। मैं सिर्फ पूछ, किडनी में स्टोन हो जाए तो बहुत पेन होते हैं, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दिस इज अ ऑर्गन, ये हमारे बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन है। और सबसे बड़े क्यों बोल रहे? किसी का हाइट अगर 7 फीट है तो हड्डी भी 7 फीट है और स्किन भी तो 7 फीट ही है ना। ऐसा तो नहीं कि स्किन 4 फीट ही रहेंगे, 7 फीट होंगे तो 7 फीट का ही स्किन है उनका। तो सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब ऑर्गन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जॉब रोल भी है। हर ऑर्गन का इंडिविजुअल जॉब रोल होता है, अपना आप काम होता है ना। ब्रेन हमें बताता है कि ठंडी है तो आप स्वेटर पहन लो या जैकेट ला लो, और गर्मी है तो आप, समर है तो आप एसी ऑन कर लो। ये सारा कुछ ब्रेन हमें बताता है ना। क्लियर? और आइडेंटिटी, हम लोग कैसे किसी को याद रखते हैं? उसका चेहरा याद रखते हैं, और चेहरा क्या है? स्किन ही है। हम लोग कैसे याद करते हैं? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं मिले, कैसे याद करेंगे? वो जो थी ना एक लड़की सांवली सी थी, उसके बड़े बड़े आइज थे, ऐसे करके ही याद करते हैं ना। तो स्किन को ही याद करते हैं, स्किन के स्ट्रक्चर को याद रखते हैं। ठीक है, तो स्किन क्या है पता चल गया। स्किन के काम भी 3 हम लोग पता कर लिए, इसके अलावा भी बहुत है, बट 3 हमें मेजर हम लोग याद रखेंगे। अब बताइए स्किन के टाइप, लेयर बताइए पहले। स्किन में कितने लेयर है? सब एक साथ मत बताइएगा, बताइए क्या क्या? डर्मिस, एपिडर्मिस और अच्छा आप बताइए, अगर हमें ऑर्डरली सजाना हो स्किन के लेयर को, ये जो लेयर है जिसे मैं टच कर रही हूँ, ये कौन सा लेयर है? ऑर्डरली अगर स्किन के लेयर को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़े तो हम लोग कैसे बताएंगे? ये जो टच कर रहे हैं ये लेयर कौन सा लेयर है? द आउटपुट मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस, राइट। इसके बाद राइट, एंड देन हाइपोडर्मिस, और सबक्यूटेंस लेयर भी बोलते हैं, इसे फैट लेयर भी बोलते हैं। एकदम लास्ट वाला लेयर वो सेलुलॉइड लेयर है, मतलब चर्बी से बना हुआ लेयर है। वो प्रोटेक्शन का जो काम है ना हमारा, वो करता है, थर्ड वाला लेयर। ठीक है, उसके बाद है डर्मिस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, सबसे मेजर लेयर है और सबसे थिक मोटा लेयर है वो। ठीक है, जिसकी स्किन में डर्मिस लेयर थिक है, मोटा है, तो उसका स्किन हेल्दी है। क्यों बोलो तो? क्योंकि डर्मिस लेयर मोटा है तो स्किन हेल्दी है, और डर्मिस लेयर अगर थिन है तो उसका स्किन सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, एपिडर्मिस सबका सेम होता है, ऊपर वाले का आउटर मोस्ट लेयर, जिसके 4 लेयर है। एंड एकदम ऊपर वाला जो लेयर है ये वाला डेड सेल का लेयर है। ठीक है, अब हर लेयर का ना अपना अपना इंडिविजुअल काम है। मैं जस्ट रफली आपको बता दे रही हूँ। जो लास्ट वाला हाइपोडर्मिस लेयर और सबक्यूटेंस लेयर, सबडर्मिस लेयर, बहुत सारे नाम हैं उसके, वो लेयर प्रोटेक्शन वाला काम करता है। ठीक है, सेलुलॉइड से बना है तो स्पंजी होता है ना, फैट। तो हम लोग अगर चलते चलते अचानक से गिर गए या किसी चीज़ से टकरा गए हल्का, तो वो लेयर हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, हमारे सारे इंटरनल वैल्यूएबल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद डर्मिस लेयर, जितने सारे ग्लैंड्स हैं हमारे स्किन में, क्या क्या ग्लैंड्स हैं हमारे स्किन में? सेबसिस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड है ना, जिससे स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। सेबसिस ग्लैंड जिससे सीबम सिक्रिएट होता है, राइट। मेलानोसाइट ग्लैंड, मेलानिन सिक्रिएट होता है। फिर ब्लड वेसल्स, हेयर मॉलिक्यूल्स, नर्वस सिस्टम के वेन, ये सब डर्मिस लेयर पे मौजूद है। ठीक है, कोलेजन, इलास्टिसिटी का बॉन्डिंग, एवरीथिंग सब वहाँ पे है। इसीलिए डर्मिस लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट, पानी भी नहीं पहुँचता, तो प्रोडक्ट बहुत दूर की बात है। डर्मिस लेयर के वॉल को हम लोग घेर के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ सिरिंज जाता है। डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं ना वो डर्मिस लेयर पे देते हैं। क्यों?
वहाँ पे तो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड है वहाँ पे। दवा को जब तक हम लोग ब्लड में नहीं पहुँचाएंगे तो वो सारे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होंगे, ब्लड के सहारे ही सर्कुलेट होंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं जाता। हम लोग कहाँ काम करते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारा जॉब एरिया है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। जो प्रोडक्ट है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट वो वहीं पे काम करता है। ओके, अब एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस का काम है सेल मैन्युफैक्चर करना। वहाँ पे कोशिकाएं बनते हैं ना, लास्ट वाले लेयर पे कोशिकाएं बन रही हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर है, सब फ्लूइड्स है, फिर वो ऐसे 4 सीढ़ी है उसमें, ठीक है। वो बने तो वो जिंदा वाले हैं, एकदम डायमंड शेप में है, जिंदा है। फिर वो क्या किए, एक स्टेज ऊपर गए, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। अंदर के जो भी न्यूक्लियर है, जो भी फ्लूइड्स है, वो खत्म। फिर एक स्टेप और ऊपर उठे तब वो और ज़्यादा ऐसे पतले हो, ठीक है। फिर एकदम सरफेस पे जब आए वो, तब वो डेड सेल है। और डेड सेल होने भी चाहिए। डेड सेल अगर नहीं होंगे तो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग तेज़ रोशनी पे नहीं रह सकते। कभी सुना है मुर्दे लोगों को कभी कोई दर्द होता है? नहीं होता है। आप उसका हाथ काट दो, पैर काट दो, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग तो आग में जला भी देते हैं तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही डेड सेल है तो हम लोग सन रे से फाइट कर सकते हैं, मेरी स्किन बची रहेगी, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम के बाद आप फेशियल कराते हो तो डेड सेल रिमूव होते हैं, बट हर दिन डेड सेल रिमूव होते हैं। हर हम मुंह धो रहे हैं, डेड सेल रिमूव हो रहे हैं, वो हम लोग आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके डेड सेल खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। वो हर एक एज में एक एक टाइम पीरियड है, उसे सेल रिन्यूअल प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, है ना। पुराने वाले जाएंगे तभी ना नए वाले आएंगे, ठीक है। और डेड सेल है तो हम लोग तेज़ हवा, तेज़ धूप, पॉल्यूशन सबसे फाइट कर ले रहे हैं, तो इतना भी हम लोग नफरत नहीं करेंगे डेड सेल से ओके। बट बहुत ज़्यादा डेड सेल अगर जमा हो जाए स्किन में तो फिर स्किन बेजान सा दिखने लगता है, कोई ग्लो नहीं रहता, जान नहीं रहती, कोई चमक नहीं रहती, तो उसे रिमूव करना भी ज़रूरी है। उस जब ऐसा स्टेज आ जाता है ना, तब क्या होता है, नीचे वाला जो 3rd नंबर जो सेल है, 3rd नंबर पे जो सेल है वो रेडी है अभी डेड सेल बनने के लिए। तब ऊपर वाला हटाओ, नीचे वाले को आगे आने, क्लियर। सेल रिन्यूअल प्रोसेस ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी का, हमारी स्किन का, जिसके सहारे बहुत कुछ होता है। मतलब हीलिंग होता है हमारे, हम लोगों को कभी कट हो जाता है हाथ में, देखो मेरे यहाँ पे हो गया है कट, लेकिन ये ना इतना बड़ा था, बट वो धीरे धीरे हील होते होते अभी इतना सा रह गया है। ये कैसे हो रहा है? सेल रिन्यूअल, सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल बन रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके बनते हैं ना, डिवाइड होते हैं और आके आपके वुंड्स को भर देते हैं। हर चोट के लिए हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो खुद ब खुद हमारी बॉडी हील कर देती है। एक हीलिंग प्रॉपर्टी हमारे, हीलिंग पावर हमारे बॉडी का है, राइट। तो वो कैसे होता है? सेल रिन्यूअल प्रोसेस एंड सेल डिवीजन प्रोसेस के सवाल। बच्चा 1 महीने से लेके 15-16 साल तक, उस पीरियड 16 नहीं, उसे हम लोग 19-20 तक भी समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सॉरी, 7 to 10 डेज के अंदर हो जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है वो बॉडी ग्रोथ का टाइम है। कोई बच्चा 6-7 साल का आता है हमारे पास फेशियल कराने, लेकिन सबसे अच्छा स्किन उसका होता है, वो देखो पीछे, सबसे हेल्दी स्किन, सबसे बाउंसी स्पंजी स्किन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पिगमेंटेशन, ना रिंकल, ना एक्ने, कुछ नहीं, वो है नॉर्मल स्किन, एकदम हेल्दी स्किन। उन लोगों का सेल रिन्यूअल प्रोसेस, मतलब पुराना सेल जाना और नया सेल बनने का जो प्रोसेस है वो 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है, क्योंकि बॉडी तब ग्रोथ कर रहे हैं और हमारे स्किन को, बॉडी मतलब हमारे बोन्स ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे मांसपेशियाँ ग्रोथ कर रही है, तो स्किन को भी ग्रोथ करना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रोसेस फास्टर है। बट 20 से 35 तक वो हो जाते हैं 28 डेज में। सेल रिन्यूअल प्रोसेस 28 डेज तक पहुंच गए। 28 डेज में ऊपर वाले सारे डेड सेल अपने आप झड़ जाएंगे और नए वाले सेल अपने आप ऊपर आ जाएंगे, उसे खींच के लाना नहीं पड़ेगा।
बट 35 से 45 टू 50 तक वो चले जाते हैं 35 टू 40 डेज, मतलब वो कितने पीछे चले गए। अब इसीलिए 45-50 के जो हमारे कस्टमर्स थे वो उनका स्किन अगर वो 2 महीने फेशियल नहीं कराए तो कैसे बेजान से दिखते हैं, क्योंकि डेड सेल की फर्क पड़ गई है, अब उसे हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 30 तक जो क्लाइंट्स है वो महीने में एक बार फेशियल कर रहे इनफ, ठीक है। बट 30 के बाद 50-60 तक जो क्लाइंट है वो महीने में 2 बार, एक बार फेशियल एक बार क्लीनअप ले सकते हैं उनके हेल्दी स्किन के लिए, क्योंकि क्लीनअप पे क्या होता है, डेड सेल रिमूव हो जाते हैं तो नए सेल आने, जब ऊपर वाला जाएगा तभी नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो उनका स्किन हेल्दी दिखेगा। यही फंडा है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है कि एक बार फिर से सुन ले तो आप मुझे बता सकते हो प्लीज़, नहीं तो दोनों का टाइप ऑफ स्किन है। बताइए सर, आप पूछ रहे थे। ऑयली, हाँ ड्राई, हाँ, सेंसिटिव। अच्छा आप लोगों में से कोई, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्किन? 5। बताइए क्या क्या? अच्छा 5, ठीक बताएं। बट एक स्किन को हम हटाएंगे इसके अंदर से, वो है सेंसिटिव स्किन। स्किन 4 टाइप है, ठीक है। एक है नॉर्मल, एक है ड्राई, एक है ऑयली और एक है कॉम्बिनेशन। बस ये 4 टाइप स्किन है। बट नॉर्मल स्किन सिर्फ उनका है, इतने सारे लोग हैं, लोगों में से उनका स्किन नॉर्मल है, वो जो लिटिल वन। बाकी हमारा स्किन या तो ड्राई है या तो ऑयली है या तो कॉम्बिनेशन है। सेंसिटिव स्किन नहीं है, वो कंडीशन ऑफ स्किन है, स्किन की कंडीशन है, ठीक है। जैसे पिगमेंटेशन, जैसे एक्ने, वैसे सेंसिटिविटी, वो तो स्किन देख के नहीं आती है, वो किसी भी स्किन पे आ सकती है, वो ड्राई पे आ सकती है, ऑयली पे आ सकती है, कॉम्बिनेशन पे आ सकती है, राइट। तो 3 टाइप ऑफ स्किन हमारे पास आते हैं। नॉर्मल स्किन, अगर वैसा वाला स्किन अगर किसी को 30 साल में मिल गया तो गॉड बहुत खुश है उससे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी स्किन में रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या क्या स्किन आते हैं, या तो ड्राई, या तो ऑयली, या तो कॉम्बिनेशन, राइट। और ये 3 स्किन पे सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हमारे पास। अब हम लोग ना एक कैटेगरी बनाएंगे, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट पे आएंगे। 3 कैटेगरी, वो है प्रॉब्लम की कैटेगरी, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम जब कोई पूछता है तो हम लोग सब प्रॉब्लम एक साथ बताते हैं, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को कैटेगरी में डाल लेना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। फर्स्ट कैटेगरी है डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन हेडिंग है, कैटेगरी मतलब प्रॉब्लम नहीं। डिस्कलरेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्कलरेशन कैटेगरी के फर्स्ट मेंबर है पिगमेंटेशन, आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है टैनिंग, वो भी आते हैं हमारे पास। अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस, फेकल्स, ये भी आते हैं हमारे पास। एक्ने स्कार्स, राइट। बहुत पहले एक्ने होते थे, इसको फोड़ फोड़ के एकदम दाग बना दिया। अभी एक्ने नहीं है बट वो दाग तो रह गए हैं, तो वो एक्ने स्कार्स भी हमारे पास प्रॉब्लम के तौर पे आते हैं। अब एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग सुनो एंड बताओ मुझे, इसके अलावा कलर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं? पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन में 2, मतलब वो अकेली नहीं आती, उसके 2 बच्चे भी आते हैं। मतलब किसी का माउथ एरिया डार्क होता है, बाकी फेस ठीक है, मंकी पैच है किसी को बस, बाकी फेस ठीक है। किसी को जस्ट फोरहेड में पैच है, बाकी फेस ठीक है। और किसी किसी को पूरे फेस में कहीं डार्क, कहीं वाइट, कहीं डार्क, कहीं वाइट, मतलब पैची है पूरा फेस। ये सारी चीज़ों को अनइवन स्किन टोन के साथ ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस, फेकल्स और एक्ने स्कार्स। और कोई प्रॉब्लम कलर रिलेटेड जो आपके पास आ सकता है, वो फिक्स टैन हो सकता है, हम लोग वो टैन को हटा सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं। किसी को गोरा नहीं बना सकते, गोरा बना देते तो हम लोग भगवान हो जाते, बट डॉक्टर भगवान है, वो लोग कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर सकते, राइट। हम लोग नॉर्मल ब्यूटिशियंस हैं, हम लोग टेक्नीशियंस हैं, हम लोग स्किन को हेल्दियर बना सकते हैं, पहले से ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं, ब्राइटर बना सकते हैं, बट फेयर नहीं कर सकते, राइट। और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता पिगमेंट। अब आ जाते हैं सेंसिटिव, जब मेजर इशू सेंसिटिव।
बट सेंसिटिव के दो, एक भाई एक बहन है, ठीक है। भाई कौन है? नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव और बहन नॉर्मल टू ऑयली सेंसिटिव। सेंसिटिविटी का कोई ये नहीं है, मन है उसका, जिस पे आना होगा वो आएगा। अब मुझे बताइए नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव के सिम्टम्स क्या है। पहले मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ, ये जो कैटेगरी है ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एक फेस पे हो। कोई एक प्रॉब्लम अगर एक फेस पे है तो वो भी उस कैटेगरी के अंडर ही आएगा। जैसे किसी को सिर्फ टैनिंग है, मेरे फेस पे सिर्फ टैनिंग है, बहुत सारा टैनिंग है, तो मैं भी डिस्कलरेशन कैटेगरी की मेंबर ही हूँ, उसी अंदर ही आऊँगी। किसी के फेस पे सिर्फ पिगमेंटेशन है, टैनिंग नहीं है, किसी के फेस पे सिर्फ एक्ने स्कार्स है, तो भी वो डिस्कलरेशन के अंदर ही आएगा। और हमारे पास जो डिस्कलरेशन की प्रोडक्ट है उसे हम लोग वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? कैटेगरी इसीलिए कि आप प्रोडक्ट को चूज़ कर सको, प्रोडक्ट को अच्छे से क्लाइंट को दे सको, समझ सको, ठीक है। अब नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम लोगों को पता चलता है नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव है इनका स्किन? गर्ल्स बताइए। गलत बताओ, लेकिन बताओ। हाँ, ड्राई सेंसिटिव कैसे पता चलता है कि सेंसिटिव है? देखने से। राइट, रेडनेस स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेड 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 है। हम लोग पूछते हैं कभी कभी आप क्या कोई मेकअप लगाए हो, ब्लश लगाए हो, बट वो ब्लश नहीं लगाइए, उसका नॉर्मल स्किन का कलर ही रेड रेड है। और क्या रहता है, ये तो एक पॉइंट्स है। बताइए, कोई नहीं बता रहे, इतने सारे पॉइंट्स पड़े हैं। राइट, डेफिनेटली पड़े हैं। और मैं इस सलोन की मतलब फीडबैक जानती हूँ, यहाँ पे जो काम करते हैं, जो सीखते हैं, वो सही में अच्छे मतलब उस लेवल के होते हैं। आपके मन में जो आ रहा है ना, आप वो बताओ, सही तो मैं कर ही दूँगी। कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट ही सूट करता है? देखिए, लगाए तो जलन होने लगता है हल्का सा। हम लोग लगाने के बाद डिसाइड नहीं करेंगे कि स्किन सेंसिटिव है, हमें पहले डिसाइड करना है। और क्लाइंट का एक मोटो रहता है, क्लाइंट सोचती है कि उसका स्किन सेंसिटिव ही है। हर क्लाइंट को लगता है मेरा स्किन तो सेंसिटिव है, बट ऐसा तो नहीं होता है। हमें देख के क्लाइंट कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका राइट है, बट डिसाइड हमें करना है और हमें देख के ही समझना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट तो स्किन में रेडनेस रहेंगी, रेड कलर के घमोरी जैसे रैशेज रह सकते हैं, होते हैं ना किसी किसी स्किन में, एकदम महीन टाइप के रैशेज है, वो एपिडर्मिस के एकदम थर्ड लेयर पे है, मतलब हम देख रहे हैं बट छू नहीं पा रहे। ऐसे टाइप के रैशेज भी होते हैं, एकदम नीचे दबे हुए, लेकिन रैश है, रेड रेड है, पिंपल नहीं है, घमोरी जैसे रैशेज है। सेकेंड, किसी किसी स्किन में स्किन पील हो रहा है, इतना ज़्यादा ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन हो गया है, स्किन निकल रहा है। वैसे स्किन पे आप कुछ भी फेशियल करने जाओगे जो ब्राइटनिंग कैटेगरी के होंगे, तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, तुरंत रैशेज आ जाएंगे, जलने लग जाएगा, रेड हो जाएगा। तो वैसे स्किन भी हमारे ड्राई सेंसिटिव के मतलब कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। ड्राई सेंसिटिव स्किन में ना ओवर हीट रहता है। नॉर्मल स्किन जैसे हम लोग टच करते हैं, बाहर से आए तो गर्म है, लेकिन इसी में बैठने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। बट ड्राई सेंसिटिव स्किन में ऑलवेज एक ओवर हीटेड रहता है। आप टच करोगे ना, आपको गर्म लगेंगे, हाँ ये स्किन तो गर्म है, बुखार तो नहीं है, बट स्किन हीट है, राइट। और क्या होते हैं, स्वेलिंग्स। वो बोलते हैं हम कुछ भी लगाते हैं ना, मेरा स्किन में फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? मच्छर काटने जैसा स्वेलिंग, इधर इधर गले पे भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, स्वेलिंग। ये सारे हमारे ड्राई सेंसिटिव के सिम्टम्स हैं। और स्किन ना बहुत पतला है, ऐसे स्किन आते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत थिन स्किन है, ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं ऊपर से। तो वैसे स्किन पे भी हमें बहुत डेलिकेटली काम करना पड़ेगा, बहुत एकदम सॉफ्ट हैंडेड काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, राइट। तो वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमारे ड्राई सेंसिटिव के हैं। एक है आपके रेडनेस, एक है रेड रैशेस, एक आपके स्किन पील होना, ओवर हीटेड, उसके साथ साथ क्या है, स्वेलिंग। ये सब ड्राई सेंसिटिव के ही अंदर आएंगे।
ठीक है। एक और टाइप की स्किन होते हैं, वो डिहाइड्रेट वाले स्किन होते हैं। मतलब मिट्टी जब एकदम सूख के पूरा फट फट जाता है ना, एकदम क्रैक्स हो जाते हैं, वैसे टाइप की स्किन भी आते हैं ना, वो डिहाइड्रेट हो गए, पानी ही बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी है बता, सही बता रहे हो? 70। हाँ 70% पानी। तो वो 70 तो रखना पड़ेगा ना बॉडी में मेंटेन, तब जाके स्किन हेल्दी दिखेगी। हम लोग पानी कम पीते हैं तो स्किन डिहाइड्रेट हो जाता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तो ड्रिप चलाना पड़ता है, सलाइन चलाना पड़ता है, तो स्किन में भी हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट देने पड़ते हैं जो पानी की कमी को पूरा करते हैं। अब एक और सेंसिटिव है, नॉर्मल टू ऑयली सेंसिटिव। वो भी सेंसिटिव ही कैटेगरी में ही आते हैं, बट वो उनके नेचर बिल्कुल अलग है ड्राई सेंसिटिव से। उसमें क्या रहते हैं, एक्सेसिव ओपन पोर्स, दरवाज़ा खुला रहेगा तब ना बाहर आएंगे, तो ओपन पोर्स लेके भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बट उनको टोनर यूज़ नहीं करना है। अब टोनर यूज़ नहीं करेंगे तो ओपन पोर्स कैसे मिनिमाइज होंगे। और क्या, एक्ने पिंपल आते हैं ना, एक्ने पिंपल, ये भी ऑयल एक्सेसिव सेक्रिएट हो रहा है, एक्ने पिंपल के प्रॉब्लम आपके पास आएंगे ही। वो भी एक डिजीज़ टाइप के हैं और वो सेंसिटिविटी के कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वल्गरीज हो गया तब हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बट नॉर्मल एक्ने पिंपल को हम लोग भी ठीक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं ना स्किन पे। क्या होता है, ऑयल निकल रहा है, हम लोग सही से साफ नहीं कर रहे, ऑयल एक जगह जमा हो जा रहा है और सारे बैक्टीरिया अपने खानदान को लेकर वहाँ आके जमा हो जा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दे रहे हैं स्किन में, रेडनेस हो जा रहा है। ऑयली स्किन है फिर भी रेड एकदम ऐसे स्कार्स जैसा हो गया है और राउंड करके दाने दाने से है, वो इन्फ्लेमेशन है। क्लियर। तो सेंसिटिव कैटेगरी भी हमने जान लिया, ड्राई सेंसिटिव एंड ऑयली सेंसिटिव। और एक कैटेगरी हमारे पास आएंगे ही आएंगे, वो है एंटी एजिंग, जो हमारे एक बड़े कस्टमर बेस है। आंटी लोग तो आएंगी ना हमारे पास आफ्टर 30, 35, 40, और वो लोग ज़्यादा आएंगे। आप देखिएगा, मेजर एक जज कीजिएगा, एक महीना आप पूरा देखिएगा, जिसमें 20 to 30 के अंदर ना क्लाइंट तभी आते हैं जब उनके घर पे कोई ओकेशन होता है, या फिर उनका पूजा है, या शादी है, या कुछ है, एनिवर्सरी है, या फिर बर्थडे है। बट आफ्टर 30 क्लाइंट हमारे पास रेगुलरली आते हैं, उनको एक रिलैक्सेशन चाहिए। महीने में एक बार तो भाई जाके हम लेटेंगे और हम एकदम अच्छा सा मसाज होगा, एकदम सो जाएंगे। ये उनकी बॉडी की नीड है, और ये क्लाइंट हमारे पास आएंगे ही आएंगे, एंटी एजिंग क्लाइंट। बट सिर्फ रिलैक्सेशन तो हम लोग नहीं देंगे, हम उसके साथ बेनिफिट भी देंगे ना, थोड़े रिंकल्स भी मिनिमाइज हो जाए, सैगिनेस भी टाइटनिंग में कन्वर्ट हो जाए, थोड़े क्लोज फिट भी कम हो जाए, जितने सारे एंटी एजिंग के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम हो जाए, राइट। क्लियर यहाँ तक सबको? तो हम लोग प्रोडक्ट में एंटर कर जाए। आफ्टर फेशियल होम केयर वैसे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम आपके डेड सेल रिमूव कर दिए, हम आपके स्किन को कम्प्लीटली हाइड्रेट कर दिए, हम आपकी स्किन को एकदम नरिशमेंट दे दिए, बट वो रहेगा कितने टाइम तक? आप अगर कल जाके कोई भी फेस वॉश लगा ली, कोई भी नीम फेस वॉश, कोई भी साबुन लगा ली, तो वो तो निकल जाएगा स्किन से, फिर से स्किन उसी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा। तो स्किन को मेंटेन रखने के लिए हमें दो तरह के लोग होते हैं ना, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। जो चिकन, मटन, एग सब खाते हैं, फिश खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन। एक जो ये सब नहीं खाते, सिर्फ पनीर खाते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, वेजिटेबल खाते हैं, वो वेजिटेरियन, राइट। एक और तरह के भी लोग होते हैं जो दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई कुछ नहीं खाते, ओनली फॉर वेजिटेबल खाते हैं। पनीर खाते हैं बट वो सोयाबीन मिल्क से जो बनता है, टोफू बोलते हैं उसे, वो टोफू खाएंगे, वो पनीर नहीं खाएंगे। वो कोई मिठाई नहीं खाते, वो हनी नहीं लेते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, उसे वेगन कहते हैं। मतलब एनिमल से आया हुआ पनीर कहाँ से आता है, वो चीज़ खाते हैं, उसे वेगन बोलते हैं। नो एनिमल रिलेटेड इंग्रेडिएंट। दूध, दही, घी, मक्खन वो खराब चीज़ नहीं है, वो